हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्न एकेडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सबको दीपावली का शुभकामनाएं हैं। आपका स्वागत है MP360 में, जो अर्न एकेडमी का चैनल है, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं जेल प्रहारी बैच कोर्स। अब जेल प्रहारी एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं, तो एनी हाउ ये फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तब भी हमें अपना रिविज़न को कायम रखना है, अपना जो डेली का जो रूटीन है उसे कायम रखना है। तो ये सिलसिला जारी रखते हुए मैं हेलेन मेंडोंसा आपके सामने हूँ। मेरा नाम हेलेन मेंडोंसा है। मैं 15 साल से इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ। एग्जाम्स लाइक SSC, बैंक PO, स्टेनो, CSAT, IAS, कैट इन सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ा चुकी हूँ। आज का सेशन में हम MP360 में जेल प्रहारी एग्जाम्स के लिए कुछ रिवीजन, रैंडम क्वेश्चन रिवीजन कर रहा है। जब हमारे लाइव सेशन होगा उसमें पैटर्न बेस्ड रिवीजन क्वेश्चन होता है, इसमें आज होगा कुछ रैंडम क्वेश्चन जो रिवीजन के लिए, तो इंग्लिश रिवीजन MCQs होगा। अर्न एकेडमी आपके लिए लेके आए हैं प्लस कोर्स यानी सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेगा आपको, और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेगा। साथ साथ आपको मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेस। तो डेली लाइव क्लास में आप रोज़ अपनी फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए एक बैच कोर्स रहता है, हर एग्ज़ाम के लिए एयर+ आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स क्या है, हम एक बार देखते हैं। 1 मंथ के लिए आपसे चार्ज किया जाएगा 1440 रुपीज़, 3 महीने के लिए 3,600 रुपीज़, 6 मंथ्स के लिए 6,480 रुपीज़, 12 महीने के लिए 7,920 रुपीज़, 24 महीने के लिए 11,520 रुपये। तो ये अमाउंट जो है 10% डिस्काउंट के बाद आपको मिल रहा है। ये 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मेरा नाम ही है, दिस इज़ HELEN। तो ये फेस्टिवल सीज़न में आपका प्रिपरेशन को भी आप इग्नोर ना कर लीजिए। आपका प्रिपरेशन को एक कटिंग एज देने के लिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेके आ जाइए, क्योंकि अर्न एकेडमी MPPSC एंड व्यापम के सब्सक्रिप्शन में आपके लिए लेके आए हैं एक वर्चुअल मैगजीन जिसका नाम है वर्चुअस। इट्स एन ऑनलाइन मैगजीन जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में उपलब्धि होगा, जिसमें MP का एग्जाम्स रिलेटेड सारे न्यूज़ आपको मिल जाएगा, प्लस और भी बेनिफिट्स है। प्लस सब्सक्रिप्शन का आपको 2 साल की प्रीलिम्स और मेंस बैच मिल रहा है। ये 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और 1 ईयर 2 ईयर फाउंडेशन बैचेस फॉर MPPSC प्रीलिम्स मेंस विद आंसर राइटिंग, 4 महीने लंबे MPPSC प्रीलिम्स, MPSI, MPLI, MP पुलिस एंड जेल प्रहारी एग्जाम बैचेस हो रहा है। 50 से अधिक टॉप एजुकेटर्स विद एवरेज एक्सपीरियंस 8+ ईयर्स आपको पढ़ाएंगे। 2500 लाइव क्लासेस एवरी मंथ होस्ट हो जाएगा, जो कि आपको अटेंड करना है, और एक्सक्लूसिव बाई मंथली करंट अफेयर मैगजीन आपको मिल रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 20,000 से ऊपर MCQs इधर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर MPPSC प्रीलिम्स, MPSI, MPLI, पुलिस, जेल प्रहारी हर महीने हो रहा है। तो डेली T20 क्विजेस हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में विद पेपर एनालिसिस। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये है आपको एक वर्ड है इधर कॉम्पैक्ट, तो इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द कॉम्पैक्ट वर्ड? कॉम्पैक्ट। तो एंटोनिम माने ऑपोजिट। हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट, सेकंड ऑप्शन कंटेस्ट, थर्ड ऑप्शन यील्ड, फोर्थ ऑप्शन फाइट। The antonym of the word combat. Combat word का antonym क्या है? Options are complete, contest, yield and fight. तो correct answer is yield. सबसे पहले हम इस words को analyze करते हैं। combat का मतलब है लड़ाई करना, ये noun में भी यूज कर सकते हैं, युद्ध को भी combat आप कह सकते हैं। तो लड़ाई करना है, तो उसका एंटोनिम क्या हो सकता है? यील्ड। यील्ड का मतलब क्या हो गया? हार मानना। जैसे चाइना ने इंडिया के सामने यील्ड कर दिया है, यील्ड मतलब सरेंडर कर दिया या हार मानना, घुटने झुकाना, ये सारी मीनिंग आप ले सकते हैं। और ऑप्शन ए सबको पता है, कंप्लीट। कंप्लीट माने फिनिश करना। कंटेस्ट क्या है? प्रतियोगिता में भाग लेना है ना, इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, कंटेस्टेंट होता है जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को हम कंटेस्टेंट कहते हैं। और फाइट जो है ये तो इसका सिनोनिम हो गया, तो मैं इधर लिखना चाहती हूँ
कॉम्बैट वर्ड का सिनोनिम इसमें पूछेगा तो आप फाइट कह सकते हैं। इसी वर्ड का एंटोनिम इसी सीरीज में पूछा गया तो आप बताएंगे इट इज यील्ड। आई होप आप ये बात अपनी नोट में नोट कर लिया होगा, क्योंकि कॉम्बैट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। पहला क्वेश्चन में आपको कॉम्बैट वर्ड का ऑपोजिट पता करना है। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कॉम्बैट? ओके, नाउ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन टैग फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ यू नो तमिल, सम ऑफ यू नो तमिल, ये आपका सेंटेंस पार्ट है। उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स में आपको टैग पार्ट लिखना है। ऑप्शंस आर डोंट दे, डिडंट दे, डोंट सम, डोंट यू। ओके, सबसे पहले हमें पता है कि ये सेंटेंस हमारी पॉजिटिव में है और टैग रहेगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम नेगेटिव टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सारी वर्ड्स नेगेटिव है, तो फिर कौन सी सेंटेंस सही है इसमें से? ओके, तो करेक्ट आंसर सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हमको इसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब इसमें नो यूज किया है, तो नो आपको पता है कौन सी टेंस है? नो इज सिंपल प्रेजेंट, एंड सिंपल प्रेजेंट में हम डू यूज कर सकते हैं और डस यूज कर सकते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स। तो सम ऑफ यू में सम के लिए आप सम ऑफ यू आपका सब्जेक्ट है, राइट। तो सम ऑफ यू है तो डोंट यू आएगा। सम ऑफ देम होता तो आप डोंट दे लिख सकते हैं, तो सम तो नहीं आ सकता। तो सम ऑफ यू है तो करेक्ट आंसर डोंट यू। तो क्या समझना है आपको? ये नो से हमने डू निकाल दिया, डू को नेगेटिव बना दिया, डोंट कर दिया, और सम ऑफ यू के लिए हम सब प्रोनाउन यूज करेंगे यू। तो करेक्ट आंसर सम ऑफ यू नो तमिल एंड द करेक्ट आंसर इज डोंट यू, ठीक है। अभी इसी सेंटेंस में सम ऑफ देम होता तो हम क्या लिखेंगे? डोंट दे, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और सम ऑफ अस होता तो, सम ऑफ देम की जगह सम ऑफ अस होता तो हम क्या लिखेंगे? डोंट वी ये लिखेंगे। और जैसे कि आपके क्वेश्चन में सम ऑफ यू यूज किया है तो इसीलिए डोंट यू लिखा है। और डू कहाँ से आ गया है? डू तो ये नो से आया हुआ है, ओके। तो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव टैग, नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव टैग लगता है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन टैग में कुछ भी आपको डाउट है, यूट्यूब पे मेरे सेशन पड़ा हुआ क्वेश्चन टैग का, आप उस सेशन को देख सकते हैं। ग्रेट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये फ्रॉम द टॉपिक वर्ब्स। ओके, लेट्स सी। आई डैश टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो आप सोच रहे, आप कह रहे, उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, ये कहना चाहते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं? आई नॉट एग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, I too agree to your point of view, I am not agree to your point of view, and I don't agree to your point of view. Options एक और बार पढ़ती हूँ। I not agree to your point of view, I too agree to your point of view, I am not agreeing to your point of view, I don't agree to your point of view. Great. तो let's see. तो करेक्ट आंसर क्या है? आई डोंट एग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं हूं। तो आई नॉट एग्रीड क्यों नहीं है? अब देखो, आप कहते हैं आई वेंट होम, मैं कल घर गया था। अभी इसका नेगेटिव बनाते वक्त आप ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे आई नॉट वेंट होम, ऐसे नहीं लिखेंगे ना, आप उसका हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेंगे। वेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो आई डिड नॉट गो होम, तो सिर्फ नॉट लगा के हम सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना सकते। नेगेटिव बनाते वक्त हम डू, डस, डिड इनका इस्तेमाल करते हैं। और आप कहेंगे मैम ये टू एग्री क्यों नहीं है? ये तो मेन वर्ब है नहीं, है इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक सेंटेंस की मेन वर्ब कभी नहीं हो सकता है ना। जैसे ये हो सकता है आई वॉन्ट टू एग्री, मैं एग्री करना चाहते हैं, और आई वॉन्टेड टू एग्री, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकता है जब आगे कोई मेन वर्ब हो, तो ये खुद एक मेन वर्ब नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन 3 क्यों नहीं है? क्योंकि एग्री जो है
एक्शन नहीं है बल्कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड एग्री आपका अगेन इट्स अ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स. हम इसके पहले भी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स की बात किया है. इंग्लिश में कुछ वर्ब्स है उन्हें आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो जो जो टेंस आईएनजी फॉर्म में आते हैं उन टेंस में हम इनको नहीं यूज कर सकते. तो आई एम नॉट एग्रीइंग, जैसे इसके पहले के एग्जाम्पल पढ़ा था, मैं ये नहीं लिख सकते मुझे आइसक्रीम पसंद है तो आई एम लविंग आइसक्रीम. दैट्स एंटायरली रॉन्ग, गलत है ना. तो बल्कि मैं कहूँगी आई लव आइसक्रीम और आई डोंट लव आइसक्रीम एट्सेट्रा. तो इसीलिए आई एम नॉट एग्रीइंग इट्स ऑल्सो रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर क्या है? आई डोंट एग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये तीनों ऑप्शन क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया है. वैसे भी आपको पता है ये आंसर नॉट वेरी डिफिकल्ट, फिर भी किसी को डाउट है तो हमने उस बात को क्लियर कर दिया. चलो, तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. तो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. ओके, तो बहुत ही आसान है, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें. तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. तो जेल प्रहारी एग्जाम में जिस पैटर्न में एक एरर क्वेश्चन आता है वैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है. विच सेंटेंस इज करेक्ट. तो विच सेंटेंस इज करेक्ट मतलब 4 सेंटेंस है जिसमें से 3 सेंटेंस इनकरेक्ट है, 1 सेंटेंस सही है, उसको पिकअप कर लो. ऑप्शन 1, द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्ट एट 2 PM. Option B, the news were broadcast at 2 PM. Option C, the news was broadcasted at 2 PM. Option D, the news had been broadcasted at 2 PM. Which sentence is correct out of 4 sentences? कौन सी sentence correct है? ओके, आपने मेकअप कर दिया अपने माइंड. ये मैं सोच रही हूँ कि आपको अभी तक आंसर समझ में आ गया होगा. इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें हैं करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर क्या है? द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्ट एट 2 PM. आप कहेंगे मैम ब्रॉडकास्ट कैसे हो गया? ब्रॉडकास्टेड होना चाहिए. याद रखना है देयर आर 3 वर्ब्स. कौन कौन सी है? एक है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ओके, साथ साथ लिखती हूँ, इट्स ब्रॉडकास्ट. और दूसरा है फोरकास्ट. फोरकास्ट मतलब प्रवचन करना, भविष्यवाणी करना. और दूसरा है टेलीकास्ट. एंड न्यूज बीट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट होता है. इनका V3 जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है सेम है. यानी आप ब्रॉडकास्टेड नहीं, V3 में ब्रॉडकास्ट ही लिखेंगे. तो ब्रॉडकास्टेड या टेलीकास्टेड या फोरकास्टेड लिखना ग्रामेटिकली रॉन्ग है. तो ये रूल है. ओके, तो आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया. तो ऑप्शन ए करेक्ट, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट. ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है? तो न्यूज आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं. न्यूज इज अनकाउंटेबल नाउन. न्यूज कैसा नाउन है? इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वेयर कैसे यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर. अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर रहता है, तो उसके साथ वेयर तो नहीं आएगा. और सी में वही एरर है जो कि मैंने आपको पॉइंट आउट किया था. द न्यूज इज ब्रॉडकास्टेड एट 2 PM आना चाहिए. द न्यूज इज ब्रॉडकास्टेड एट 2 PM में ईडी जो है लगा है वो गलत है. एंड इधर भी हैड बीन, ये भी गलत है क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ब्रॉडकास्ट इज अगेन ब्रॉडकास्ट. तो सेंटेंस ए इज करेक्ट. तो ये तीनों वर्ब्स आपको याद रखना है. कौन कौन सी मैंने बताया था आपको अभी अभी? ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट एंड फोरकास्ट. इन तीनों वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सेम ही है, यानी इनके साथ हम ईडी नहीं लगाएंगे. ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अगला क्वेश्चन किसका है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. तो डेफिनेशन दे रखा है, इसके लिए आपको एक सिंगल वर्ड ढूंढना है. ओके, अ पर्सन विथ स्ट्रेंज आइडियाज. तो कुछ क्रेजी आइडियाज है, तो हिंदी में कहेगा तो सन की आदमी है. तो सन की आदमी है, जैसे हम कहते पागल आदमी है, सन की आदमी है, उल्टा सीधा आइडियाज दिमाग में, इस आदमी को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 इम्पोस्टर, ऑप्शन बी क्रैंक, ऑप्शन सी ट्रेटर, ऑप्शन सी इनफिडल. तो एक और बार ऑप्शन पढ़ती हूँ, इम्पोस्टर, क्रैंक, ट्रेटर, इनफिडल. आपको क्या लगता है अ पर्सन विथ स्ट्रेंज आइडियाज को हम क्या कहेंगे? लेट्स सी. तो इट इज क्रैंक. क्रैंक मतलब
अ क्रेजी पर्सन, क्रेजी वर्ड कॉमन है ना, हम कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो आदमी क्रेजी है ना, तो अ क्रेजी पर्सन को क्रैंक कहते हैं। उसका हिंदी लिखा है सन की, सन की, ठीक है। तो पर्सन विथ स्ट्रेंज आइडियाज कौन है, ही और शी इज अ क्रैंक। तो फिर यूज क्या है, इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर आदमी कौन है, डोंगी, किसी और के वेश धारण करके आते हैं, जो फ्रॉड आदमी है, ठीक है। तो कोई और बन के आके धोखा देते हैं, उसे आप इम्पोस्टर कह सकते हैं। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ देखे होंगे इम्पोस्टर वाले, जैसे एक मूवी है ना लेडीज वर्सेस विक्की बेल ऐसे करके, उसमें जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर ही इम्पोस्टर का, और हर जगह हर शहर में कुछ और बन के जाते हैं। ऐसे लोगों को, ढोंगी लोगों को हम इम्पोस्टर कहते हैं, ठीक है। तो फिर आ गया वर्ड ट्रेटर। ट्रेटर आदमी, गद्दार, राजद्रोही आदमी को ट्रेटर कहते हैं, ट्रेटर। और इनफिडल भी वही है, इनफिडल बेवफा। कौन है बेवफा, द पर्सन हु इज नॉट लॉयल। लॉयल वर्ड आप जानते हैं ना, वफादार। तो जो बेवफा आदमी को, या औरत भी हो सकते हैं, हम उन्हें इनफिडल कहते हैं, ठीक है। तो एनी हाउ ये सारे वर्ड्स आपने देख लिया, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। अ पर्सन विथ स्ट्रेंज आइडियाज को हम क्या कहते हैं, क्रैंक कहते हैं। ये आदमी सन की आदमी है, ओके। तो ये आप में कुछ लोगों को पता है, बट कुछ लोगों के लिए वोकैबुलरी नया है, आप पूछते रहते हैं वोकैबुलरी में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इधर यूज करना है करेक्ट प्रपोजिशन। तो इसमें आपको लगाना है करेक्ट प्रपोजिशन, ओके। तो लेट्स सी कितना आपका सही हो रहा है, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको पहले बताती हूँ। शी वॉज केयरफुल डैश मनी, शी वॉज केयरफुल इन मनी, शी इज केयरफुल विथ मनी, she is careful on money, she is careful at money। तो वो अपना पैसे के साथ बहुत ही सतर्कता है ना। कुछ लोग हैं बहुत ही, ऐसे लोगों को हम कहते हैं बहुत ही क्या है, किफ़ायती तरीके से पैसा खर्च करते हैं या सतर्क है पैसे के मामलों में। तो इसमें आप कौन सी प्रिपोजिशन लगा दोगे, इन, विथ, ऑन या एट। तो शी वॉज केयरफुल, ओके, आपने गेस कर दिया। आई नो आपके मन में अभी आंसर है, तो करेक्ट आंसर इज शी वॉज केयरफुल विथ मनी। पैसे को लेके वो बहुत ही सोच समझ के करती है, ठीक है। और केयरफुल अबाउट समथिंग भी आ सकता है, वॉज केयरफुल अबाउट समथिंग, ठीक है, ये भी हो सकता है, बट हमारे ऑप्शन में केयरफुल नहीं है। बट पैसे के मामले में सतर्क रहता है, तो जागृत रहता है, तो शी वॉज केयरफुल विथ मनी इज करेक्ट। तो करेक्ट प्रिपोजिशन विथ। मैंने कहा ना आपको पता है, आपने ऑलरेडी जो मन में आंसर सोचा वही है करेक्ट आंसर, ओके, वेल डन। तो लाइव क्लास होता तो अभी मैं आपके लिए क्लैप भेजते हैं, अभी आप सोच लेना इमेजिनरी है, मेरी तरफ से आपको क्लैप मिल गया है, ओके। तो अभी हमने वोकैबुलरी का क्वेश्चन किया है, एरर क्वेश्चन किया है, और प्रपोजिशन का क्वेश्चन भी देख लिया है। तो आज का सेशन का वही स्पेशलिटी है, एग्जाम के एक एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो करने की जगह हम बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन एक साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक के बाद एक टाइप चेंज करके, ताकि आपके लिए थोड़ा बहुत अपना स्पीड पे भी काम करने का, या एक टॉपिक से एक टॉपिक में जल्दी चेंज होता है तो किस तरीके से आप उसे देखते हैं, ये भी इधर हो जाएगा। It was told by the teacher dash. It was told by the teacher myself. It was told by the teacher themselves. It was told by the teacher himself. It was told by the teacher yourself. Option है myself, themselves, himself, yourselves. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सी आपको ये जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हम उसको क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनके काम ही है कि दे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसको वो रेफर बैक करते हैं। जैसे आपने आई यूज किया है तो आप कहेंगे आई डिड इट माई सेल्फ, तो आई को रेफर बैक करते हैं माई सेल्फ। यू होता तो आप क्या लिखेंगे, यू डिड इट योर सेल्फ। यू एक पर्सन है तो योर सेल्फ आएगा, यू मोर देन वन है तो योर सेल्स आएगा।
अभी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? टीचर, टीचर ने किया, तो टीचर के लिए टीचर डिड इट, राइट, द टीचर डिड इट हरसेल्फ होना चाहिए या हिमसेल्फ होना चाहिए, क्योंकि टीचर एक कॉमन जेंडर है, वो लड़का लड़की दोनों के लिए आ सकता है ना. टीचर डिड इट हरसेल्फ और हिमसेल्फ. तो गिवन ऑप्शन में सब्जेक्ट क्या है? टीचर है. तो टीचर को, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको रेफर बैक करते हैं. इसमें आई होता तो माई सेल्फ आते हैं, दे होता तो देमसेल्व्स आते हैं, ही है इसलिए हिमसेल्फ है, योरसेल्फ. तो टीचर इक्वलेंट टू ही है, तो टीचर इधर मेल है, तो इट वॉज टोल्ड बाय द टीचर हिमसेल्फ. तो टीचर ने खुद बताया है. ओके, चल. नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनर का. तो कई बार आप कहते हैं मैम डिटर्मिनर का कंफ्यूजन होता है. मैंने आपको पहले भी बता दिया है, डिटर्मिनर जो है मोस्टली एडजेक्टिव और एडवर्ब से आता है. तो वो सिंगुलर, प्लूरल, सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कई सारे फैक्टर्स है डिटर्मिनर वाला क्वेश्चन को अफेक्ट करते हुए. इस क्वेश्चन क्या है? लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. द बस हैज डैश डीजल टू रन 200 किलोमीटर्स. तो बस के पास 200 किलोमीटर रन करने के लिए डीजल है, ये आप कहना चाहते हैं. तो द बस हैज टू डीजल्स. अब टू तो एडजेक्टिव, तो इधर डीजल एक नाउन है ना, नाउन है, तो नाउन के सामने हम एडजेक्टिव ही एक्सपेक्ट करते हैं. तो क्या टू आ सकते हैं, वेरी मच आ सकते हैं, अ लॉट ऑफ आ सकते हैं, या इनफ आ सकते हैं. तो टू आएगा, वेरी मच आएगा, अ लॉट ऑफ आएगा, या इनफ आएगा. आपको क्या लगता है, आपके मन में कौन सी आंसर है? लेट्स से चेक. जो आंसर अभी आप अपने मन में सोच रहे क्या है, वो सही है कि नहीं. तो द बस हैज इनफ डीजल टू रन 200 किलोमीटर्स. ठीक है. अब टू क्यों नहीं आ सकता? टू तो एडजेक्टिव है ही नहीं, टू तो एडवर्ब है, तो वो डीजल को नहीं मॉडिफाई कर सकते. तो वेरी मच डीजल, अ लॉट ऑफ डीजल, इनफ डीजल. हम क्या कहना चाहते हैं इधर? हम ये कहना चाहते हैं ये डीजल जो है सफिशिएंट है, मतलब काफ़ी है. सफिशिएंट का मतलब हिंदी में क्या हो गया? काफ़ी है. किसके लिए काफ़ी है? 200 किलोमीटर दौड़ने के लिए काफ़ी है. जब काफ़ी है ये बात कहने के लिए आप कौन सी एडजेक्टिव यूज़ करोगे? इनफ यूज़ करोगे. तो इनफ एडजेक्टिव भी है, आपकी इनफ जो है एडवर्ब भी है. तो इसलिए तो कुछ लोगों को डाउट होगा मैम इनफ तो बाद में आता है, इधर आगे कैसे आ गया? ये डाउट आपके मन में आ सकता है, इसलिए ये बात एक और बार क्लियर करना चाहती हूँ. इनफ का यूसेज देखो, इनफ एक एडजेक्टिव है, तो इनफ एडजेक्टिव है तो ये नाउन को मॉडिफाई करेंगे, ये नाउन के सामने लिखा जाता है. ठीक है. जैसे आप कहेंगे आई हैव इनफ मनी, मेरे पास इनफ मनी है, जितना पैसा मुझे चाहिए उतना पैसा मेरे पास है. तो मनी नाउन है, वो ये इसके सामने आ गया. ठीक है. बट इनफ एक एडवर्ब होता तो, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होता तो वो मॉडिफाई करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब को, और उसकी पोजीशन होगा उसकी बाद. तो इनफ जब एडवर्ब होता है वो बाद में आता है. जैसे आप कहेंगे आई एम रिच इनफ टू बाई अ कार. मैं गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास सफिशिएंट यानी काफ़ी पैसा है. तो रिच एडजेक्टिव है तो बाद में आ गया, मनी नाउन है तो आगे आ गया. तो इनफ का यही है. तो इनफ एडजेक्टिव है तो वो नाउन के सामने प्लेस करेंगे, इनफ एडवर्ब है तो वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की बाद आएगा. आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया है. तो इसमें आप कहेंगे द बस हैज इनफ डीजल टू रन 200 किलोमीटर्स. तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. मुझे लग रहा है कि आप सबको ये सही आंसर मिला होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है. हम आगे बढ़े. ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ. माई मदर इज गुड डैश कुकिंग. तो गुड के बाद आपको इधर करेक्ट प्रपोजिशन यूज करना है. आपकी मम्मी अच्छी तरह कुक करते हैं, सबकी मम्मियाँ करते हैं. हमारी जनरेशन में आके तो मैं तो अच्छी कुक है ही नहीं, तो बस मैं तो जुगाड़ वाला कुक है,
काम चलाने के लिए हैं, तो बट हमारी मदर्स जो है बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं। बट ये एक सवाल है, जब भी ऑफलाइन क्लास में जब भी बच्चे ज्वाइन करने क्लास में आते, पहले उनके मन में एक प्रपोजिशन को लेकर 3-4 क्वेश्चन सवाल उठता है। उनमें से एक क्वेश्चन है, बिकॉज आप इसी सवाल को गूगल करेगा तो आपको 2 आंसर्स मिल जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएगा मैम इसमें सही आंसर कौन सी है, ठीक है ना। तो माई मदर इज गुड इन कुकिंग आना चाहिए, या माई मदर इज गुड एट कुकिंग आना चाहिए, गुड फॉर कुकिंग आ जाएगा, गुड विथ कुकिंग आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है माई मदर इज गुड एट कुकिंग। तो इट इज करेक्ट इज गुड एट समथिंग। जैसे कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँगी आई एम गुड एट इंग्लिश, राइट, आई एम गुड एट टीचिंग, कोई भी चीज़, ठीक है। अब कहेंगे मैम गुड इन कैसे, हमने कई जगह देखा गुड इन जो है इनफॉर्मल है। क्या मतलब हो गया इनफॉर्मल का, आप बातचीत में बोलचाल में इसको यूज़ कर सकते हैं। गुड इन जो है इनफॉर्मल है, वेराज गुड एट जो है दैट इज फॉर्मल। तो एग्जामिनेशन में आपको बस ये याद रखना है गुड के साथ क्या लगता है, गुड एट। माई मदर इज गुड एट कुकिंग, ठीक है। तो गुड इन स्पोकन इंग्लिश में आपने सुने होंगे, मूवीज में आपने सुने होंगे, बस उनको आप याद उसके बारे में सोचना मत, उसको भूल जाइएगा। एग्जामिनेशन में बस गुड के साथ आप क्या लगा दोगे, गुड एट। माई मदर इज गुड एट कुकिंग, ग्रेट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे है। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई डोंट थिंक ये आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। चलो, इस क्वेश्चन में क्या है, आर्टिकल्स। जैसे कि आपको पता है कि जेल प्रहारी में 2 आर्टिकल्स एक साथ फिक्स करने के लिए आते हैं। तो सवाल है कि आई मेट डैश वन आइड मैन मतलब जिसका एक ही आंख है, डैश ईयर अगो। तो ऑप्शंस ए एन ए एन। Which option is correct? I met a one-eyed man, an ear, an a. ओके, सबसे पहले देखना है, देखो वॉवल्स के सामने आपने पढ़ा स्कूल में, वॉवल्स के सामने ए और एन लगा दो, बट मैं आपको कहूँगी गलत। वॉवल लेटर्स की नहीं, वॉवल साउंड के सामने आप ए और एन लगा दीजिएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड के सामने कॉन्सोनेंट साउंड आप क्या लगा दीजिएगा, ए लगा दीजिएगा। तो सब कुछ अक्षर नहीं मैटर करता, मैटर क्या करता है, साउंड। जब हम उच्चारण करते वक्त जो ध्वनि आता है, साउंड आता है, वो मैटर करता है, ठीक है। तो जब हम वन आइड मैन कहते हैं, ये वन आता है ना, व आता है, व जो है वी प्रोड्यूस करते हैं। तो वी का साउंड जो है इट इज ए कॉन्सोनेंट साउंड। वी का साउंड कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको इधर लिखना है आई मेट अ वन आइड मैन। तो बहुत सारे लोगों को इधर भी कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है मैम ये ईयर है तो मैं एन लगा दूँ, गलत। बेसिकली इट इज़ ईयर, बोलते हुए ईयर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये व की वजह से ये भी अ लगा, य की वजह से ये भी, य वाई से आता है ना, वाई से आता है, तो य की वजह से भी ये भी अ लगा। तो आई मेट अ वन आइड मैन अ ईयर अगो। तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो वन आइड मैन है ना, तो व शब्द आता है, इसलिए आपको अ का इस्तेमाल करना है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। फिर भी कोई डाउट है, जब वी हैव ए लाइव सेशन आप इसको पूछ सकते हैं। फाइन, दिस कॉफी। अगला क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक्स का है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आपको आ रहा है प्रोनाउन सेक्शन से, ठीक है। तो प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिएगा। द कॉफी इज, सॉरी इस भूल गया, इधर टाइप करना। द कॉफी इज टू हॉट फॉर डैश टू ड्रिंक। द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। The coffee is too hot for my to drink. The coffee is too hot for I to drink. The coffee is too hot for mine to drink. तो ये कॉफ़ी जो है मेरे लिए बहुत गर्म है, मैं इसको नहीं पी सकता। इस सेंटेंस का ये मतलब है कॉफ़ी तो बहुत ही काफ़ी गर्म है और मैं इसको पी नहीं सकता। तो इसमें आप कौन सी प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे। मी, मैं इसका टाइप्स लिखती हूँ। मी इज़ एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, माई इज़ अ पॉसेसिव एडजेक्टिव,
और I क्या है, I इज अ सब्जेक्टिव केस, I इज सब्जेक्ट, और माइन क्या है, इट इज पॉसेसिव प्रोनाउन। आप इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे? दिस कॉफी इज टू हॉट फॉर डैश टू ड्रिंक, तो आपको क्या यूज करना है? इट इज दिस कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अभी आप कहेंगे मैम मी कैसे आया, मैं आपको बताती हूँ। प्रीपोजिशन के बाद इट इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, जैसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अब मैं आपको कहती हूँ आई एम वेटिंग फोर के बाद, फोर प्रीपोजिशन है, आप ही दोगे या हिम दोगे, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ ये कहते वक्त ऑब्वियसली आप दोगे ना आई एम वेटिंग फॉर हिम देंगे। क्या देंगे? आई एम वेटिंग फॉर हिम, isn't it? I am waiting for him. तो preposition के बाद it is always objective pronoun. This coffee is too hot for me to drink. ठीक है, तो that is not very difficult question, but किसी को doubt है तो I hope it is clear now. Okay. अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। माई ग्रैंडपा इज डैश वीक दैट ही कैनॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो मेरे ग्रैंडपा, मेरा दादाजी जो हैं या नाना जी जो भी हो, ग्रैंडपा दोनों हो सकते हैं, पैटर्नल साइड में वो दादाजी हो सकता है, मैटर्नल साइड में वो नाना जी हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत ही कमज़ोर आदमी है, इसलिए वो ये बॉक्स को उठा नहीं पाएंगे। तो इधर आपको डिटर्मिनर यूज करना है वीक के सामने। इज वेरी वीक आएगा, टू वीक आएगा, इनफ वीक आएगा या सो वीक आएगा। माई ग्रैंडपा इज वेरी वीक दैट ही कैनॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, इनफ वीक आएगा या सो वीक आएगा। तो चलो, जब हम आंसर बताते वक्त सबसे पहले मैंने इनफ को हटाया। क्यों? इनफ होता तो इनफ की पोजीशन अभी मैंने बताया था आपको, वीक इनफ बाद में आते हैं, है ना, वीक के एडजेक्टिव के बाद में आते हैं, तो आगे आते हैं तो इनफ हो ही नहीं सकता। फिर टू को भी अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि टू के बाद इट इज ऑलवेज इन्फिनेटिव। तो टू जब भी आपको यूज करना है ना, तो टू के बाद इन्फिनेटिव आता है, तो 2 + V1। इस सेंटेंस में आपने टू यूज किया होता तो ये सेंटेंस ऐसा बन जाते हैं, ही इज टू वीक, सॉरी आप ऐसे लिखते हैं, ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। वो बहुत ही कमज़ोर है ताकि वो बॉक्स नहीं उठा पाए। इट्स ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। ओके, तो अभी फिर इस सेंटेंस में क्या आ सकता है? जो आ सकता है वो है सो। कैसे? सो को फॉलो करता है दैट। सो को क्या फॉलो करता है? सो को फॉलो करता है दैट। कैसे? तो सो दैट इज अ कंजंक्शन, एंड इस कंजंक्शन में क्या कि सो के बाद आपको दैट देना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर? माई ग्रैंडपा इज सो वीक दैट ही cannot lift this box. My grandpa is, इसमें और भी एग्जाम्पल्स है, इधर लिखा है he is so tired that he cannot walk, ऐसे है ना। तो आप इसको देखिएगा तो so के बाद क्या आ गया है? that आ गया है। he is so rich that he can buy a car। तो so के बाद adjective, और adjective के बाद हम क्या देंगे? that। तो he is so weak that, he is so rich that, he is so tired that, etc. तो देखते हैं इसको एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। Combine the following sentence using so that. ओके, तो मैं आपके लिए इसको लिखते हैं। The box is very heavy, I cannot lift it. ये क्या बन जाएंगे? The box is very की जगह हम so दे सकते हैं, so heavy that I cannot lift it, I cannot lift it। ठीक है, और अगला क्वेश्चन में क्या होगा? my brother worked so hard, मेरा भाई बहुत ही मेहनत किया था, so hard that he passed the test। तो ये so that नॉर्मली कोई भी चीज़ का रिजल्ट या पर्पस बताने के लिए यूज़ करते हैं।
फाइन। तो बट सो को क्या फॉलो करते हैं, दैट फॉलो करते हैं। तो आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं एग्जाम के पहले आपको, ठीक है। तो माई ग्रैंडफादर इज और माई ग्रैंडपा इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, मैम सो के बाद क्या इट इज ऑलवेज प्लेजेंट एडजेक्टिव, प्लेजेंट मतलब अच्छे वाले एडजेक्टिव, या अनप्लेजेंट। तो क्या सो के बाद प्लेजेंट भी आ सकता है, अनप्लेजेंट भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, अच्छे वाले एडजेक्टिव भी, बुरे वाले। जैसे सो गुड भी सही है और सो बैड भी सही है, सो टॉल भी सही है, सो शॉर्ट भी सही है। तो सो के बाद सब कुछ आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ सकता है, ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नेक्स्ट इज अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो अगला क्वेश्चन भी एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का है, हम इसको देखते हैं इस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या है। तो क्वेश्चन है एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। तो अग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स मतलब अलग अलग लोगों के बीच में जो बातों में सहमति, लोग एक मत होता, तो एक ही मन से सोचता, तो सहमति, सबके बीच में सहमति होता, तो हम कौन सी वर्ड यूज करेंगे। ऑप्शंस आर कंसेंट, कंसेंसस, कंटेंस, कंसोलेशन। तो कंसेंट, कंसेंसस, कंटेंस, कंसोलेशन। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ऑप्शन है, हम इसको देखते हैं। तो एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स में इट्स कंसेंसस। कंसेंसस का मीनिंग हिंदी में क्या लिखा है, आम सहमति। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, आम सहमति, राइट, आम सहमति, ओके। तो इसमें कंसेंट वर्ड यूज किया है, कंसेंट सहमति है, सिर्फ एग्रीमेंट, सबके साथ नहीं है, सबके साथ होता तो उसको क्या कहते हैं, कंसेंसस कहते हैं। और कंडेंस आपको पता है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन होता है, कंडेंस मतलब गाढ़ा करना है, और कंसोलेशन का मतलब क्या हो गया, सांत्वना। तो किसी को कुछ बुरा वक्त जा रहा है तो आप जाएंगे उन्हें कंसोल, उन्हें सांत्वना देंगे, ठीक है, जिसको हम कंसोलेशन कहते हैं। तो जैसे आपको पता है कि फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज देने के बाद फिर 2-4 कंसोलेशन प्राइज है, तो हारने की वजह से कोई बच्चे का दिल टूट रहा है, उसको कंसोलेशन प्राइज मिलता है ना। तो कंसेंट सहमति है, कंसेंसस आम सहमति है, कंडेंस गाढ़ा करना है, कंसोलेशन सांत्वना है। तो ये सारी वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ओके। तो कभी आप सोच रहे होंगे आज मैम ने टेंस का क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया, तो एक क्वेश्चन करते हैं टेंस का क्वेश्चन करते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंच गया था, द फिल्म डैश, द फिल्म स्टार्टेड, द फिल्म वुड स्टार्टेड, द फिल्म हैड स्टार्टेड, द फिल्म हैज स्टार्टेड। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंच गया था, द फिल्म, ऑप्शन ए स्टार्टेड, ऑप्शन बी वुड स्टार्टेड, ऑप्शन सी हैड स्टार्टेड, ऑप्शन डी हैज स्टार्टेड। तो आप कहना क्या चाहते हैं, जब आप स्टेशन पहुंच गया था उसके पहले स्टेशन नहीं, ये थिएटर होना चाहिए। व्हेन आई रीच द थिएटर हो सकता है, व्हेन आई रीच द सिनेमा, ओके, सिनेमा हो सकता है। तो अब सिनेमा पहुंच गया, मूवी शुरू हो चुका था, मूवी शुरू हो चुका था, राइट, ये काम ऑलरेडी हो चुका था, तो यानी ये काम पहले हुआ, मूवी पहले शुरू हो गया, उसके बाद आप पहुंच गया। तो पहला काम को हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है, और इस पास्ट ऑफ पास्ट का नाम है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। एंड हम पास्ट परफेक्ट लिखते कैसे, हाउ डू वी राइट पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ओके। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन, द फिल्म हैड स्टार्टेड, जब मैं स्टेशन नहीं, अगेन सिनेमा, जब मैं सिनेमा पहुंच गया है, मूवी थिएटर पहुंच गया है, द फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म स्टार्ट हो चुका था,
ठीक है। तो पास्ट में आपको ये याद रखना है, जब भी पास्ट में दो एक्शन हम बताते हैं, ठीक है, एक के पहले दूसरा हुआ है तो फर्स्ट एक्शन आएगा हमारे पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन हमारे किस में आएगा, सिंपल पास्ट में। दूसरा एक्शन रहेंगे सिंपल पास्ट में। आई होप इट इज क्लियर। चलो, तो अभी एक क्वेश्चन आएगा, स्पॉट द एरर। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो इसमें एरर स्पॉट करना है, ठीक है। तो माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड वेर डेड। तो ये ए पार्ट जो है माई फ्रेंड है, बी पार्ट फिलोसफर एंड गाइड है, सी पार्ट वेयर डेड है और डी पार्ट नो एरर है। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, माई फ्रेंड में एरर है, फिलोसफर में एरर है, गाइड में एरर है या वेयर डेड में। तो ये बेसिकली अपने एक आर्टिकल का रूल पढ़ा है, जब आर्टिकल कॉमन लगता है तो क्या होता है, तीनों नाउन या दोनों नाउन के सामने आर्टिकल एक ही बार लगता है तो हम उसको कॉमन समझ के एक सिंगुलर पर्सन समझते हैं, एक सिंगल पर्सन समझते हैं। सिमिलर रूल है माई के साथ भी। तो माई क्या है, माई कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इमेजिन करो, देखो आपका घर मध्य प्रदेश में है और आप जो है दिल्ली में रहता है, अपने मामा जी के साथ रहते हैं, ठीक है। तो आपके मामा जी जो है आपका गार्डियन है और आपका पेरेंट भी है, ठीक है। तो ये मामा जी आए हैं, माई गार्डियन, ठीक है। ये आपका पापा आया है तो वो माई पेरेंट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, माई गार्डियन एंड माई पेरेंट। अभी आपने अलग अलग लिखा है तो इसका मतलब आपका पेरेंट अलग है, गार्डियन अलग है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, टू पर्सन्स की। एक आपका मामा जी है जो आपके गार्डियन है, दूसरा आपका पापा है, ठीक है। बट कुछ लोग आपके घर में रहते हैं, आपका पेरेंट ही आपका गार्डियन है, खुद अपने घर में रहते, तो उनके केस में आप ऐसे लिख सकते हैं, माई गार्डियन एंड पेरेंट, माई गार्डियन एंड पेरेंट, ठीक है। तो ये सेम पर्सन है। तो सेम पर्सन, इस बात आपने कहाँ से पता कर दिया, क्योंकि माई एक ही बार लगा। तो ये दोनों नाउन के सामने माई एक ही बार लगा, इसका मतलब पर्सन एक ही है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, माई फ्रेंड एंड रूममेट। तो यानी ये बंदा आपका दोस्त भी है, वो आपका रूममेट भी है। तो ये कौन है, सेम पर्सन है। तो ये अलग अलग पर्सन्स होता तो आपने कैसे लिखा होता, आपने लिखा होता माई फ्रेंड एंड माई रूममेट, आपने अलग अलग दिया होता, राइट। तो तब हम कहेंगे हाँ ये दो लोग हैं, एक दोस्त है और दूसरा रूममेट है। तो लुकिंग एट दिस क्वेश्चन आपको ये समझाना चाहती हूँ, आपकी ये फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, आपका दोस्त है, आपका फिलोसफर है, जो आपका जो मेंटर है, आपका गाइड है, आपका गुरु है, आपका रास्ता दिखाने वाला है, वो सारी एक ही पर्सन है। तो वेयर डेड की जगह आप क्या यूज़ करोगे, वॉज डेड। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड वॉज डेड। तो एरर क्या है, सी पार्ट में है। अभी आप पूछेंगे मैम हम माई लगा सकते, फिलोसोफर के सामने माई लगाते, गाइड के सामने माई लगाते। देखो एग्जामिनेशन में हम सब्जेक्ट को नहीं चेंज करते, सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा तो सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल दे रखा तो प्लूरल ही रहेगा। सब्जेक्ट को देख के अब वर्ब को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट को नहीं। ओके चलो, तो ये एरर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है, द ट्रेन लीव्स डैश एन आवर। द ट्रेन लीव्स इन एन आवर होगा, बाय एन आवर होगा, फॉर एन आवर होगा या विथ एन आवर होगा। द ट्रेन लीव्स डैश एन आवर, इन एन आवर होगा या बाय एन आवर होगा या फॉर एन आवर होगा या विथ एन आवर होगा। तो इधर आपको सही सही प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है, करेक्ट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो बता दीजिएगा कौन सी प्रपोजिशन है। द ट्रेन लीव्स इन एन ईयर, राइट। तो इन ऐसा प्रपोजिशन है जिसके बाद हम ड्यूरेशन दे सकते हैं,
ठीक है। तो ड्यूरेशन दे सकते हैं, कैसे, ये ड्यूरेशन जो है हम बताएंगे कब एक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू से निकलते हुए बाहर निकले आप, और आप रिसेप्शनिस्ट से पूछेंगे मैम इसका रिजल्ट कब आएगा। उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल करेंगे 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में कॉल करेंगे तो आई विल कॉल यू इन अ वीक, आई विल कॉल यू इन अ वीक, 1 हफ्ते में। तो इनके साथ हम ड्यूरेशन दे सकते हैं। जैसे गाड़ी निकलेगा 1 घंटे में, द ट्रेन लीव्स इन एन आवर, तो इन इज द प्रीपोजिशन हियर। तो बाइक के साथ नॉर्मली हम ड्यूरेशन नहीं देते, बाइक के साथ टाइम दे सकते बाय 2 PM, 2 बजे तक, ठीक है। तो विथ के साथ भी नहीं ड्यूरेशन देता है, 4 के साथ ऐसे सिचुएशन में नहीं देता है। 4 के साथ हम कहते हैं कब से एक्शन चल रहा है। तो द ट्रेन लिव्स इन एन आवर इज द करेक्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वोकैबुलरी क्वेश्चन। तो वोकैबुलरी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन देता है, आई अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं, आपको बताना है सिनोनिम ऑफ प्रोफाउंड। प्रोफाउंड वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोफाउंड। ओके, तो ऑप्शंस देखते हैं, ल्यूसिड, डीप, डिटेस्ट या एक्टिव। तो प्रोफाउंड का मतलब क्या है? प्रोफाउंड काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट गहरा वर्ड है। तो गहरा वर्ड इसलिए कि इसका मीनिंग भी गहरा है। तो प्रोफाउंड वर्ड का मतलब हो गया गहरा। क्या मतलब है? गहरा, डीप, ठीक है। जैसे हम कहते हैं प्रोफाउंड सोरो, किसी की डेथ पे, गांधी जी की डेथ पे प्रोफाउंड सोरो हो गया, मतलब गहरा दुख हो गया। तो कोई भी चीज़ है प्रोफाउंड है, वो बहुत ही गहरा है, राइट। और ल्यूसिड का मतलब क्या है? ल्यूसिड चीज़ें बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट अर्थ का है। तो जो चीज़ें बहुत ही साफ है, स्पष्ट है, वो ल्यूसिड रहता है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिटेस्ट। व्हाट यू मीन बाय डिटेस्ट? डिटेस्ट का मतलब है नफरत करना। तो ये स्टोरी मैंने पहले भी आपको बताया था, बच्चों को क्लास अच्छा लगता है बट टेस्ट के दिन कोई नहीं आता, तो टेस्ट से बच्चे क्या करते हैं? डिटेस्ट करते हैं। एक्टिव आपको पता है, एक्टिव रहना है। तो ल्यूसिड क्या है? स्पष्ट अर्थ का है। ल्यूसिड का ये मीनिंग है स्पष्ट अर्थ का, और प्रोफाउंड का ये मीनिंग है गहरा। और प्रोफाउंड का सिनोनिम क्या है? डीप। प्रोफाउंड का सिनोनिम डीप है। ओके ओके, फाइन। तो 2-3 क्वेश्चंस और हमारे हो जाएगा। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं, बस हमारे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा। तो जैसे कि हॉलीडेज खत्म हो जाएगा, विल स्टार्ट लाइव क्लासेस अगेन। बस मेरा ये उम्मीद है कि जो हमारे अभी जो सिलसिला चल रहा है, हमने जो एक मोमेंटम लगा रखा है, ये मोमेंटम टूटना नहीं। आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस लगे रहना चाहिए, भले वो हॉलीडेज चल रहा है या, राइट। तो चलो, the teacher as well as the students dash late today. The teacher as well as the students is late today, are late today, have late today या were late today. The teacher as well as the students dash late today, is late today, are late today, have late today या were late today. What is the correct answer? Correct answer is कैसे आ गया? देखो, छोटी सी रूल है, आप में बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब आपके सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज जुड़े होते हैं, एज वेल एज, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज वाला पार्ट हो गया। आप इसको इग्नोर कर दोगे और आप अपने वर्ब के साथ सीधा सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो अभी आपको इसमें इग्नोर किसको करना है? एज वेल एज हिज फ्रेंड्स को इग्नोर करना, और एग्रीमेंट ही के साथ इज हियर। तो किसको इग्नोर कर दिया आपने? एज वेल एज हिज फ्रेंड्स को इग्नोर कर दिया। तो सब्जेक्ट के साथ जब भी एज वेल एज जुड़ते हैं, उस पार्ट को आप इग्नोर कर दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो इसमें किसको इग्नोर करना है? एज वेल एज द स्टूडेंट्स वाला पार्ट को आप इग्नोर कर दोगे और टीचर के साथ आप क्या लगाओगे? इज लेट टुडे।
ठीक है, तो ये इसलिए इस पार्ट को हम कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया तो उसको इग्नोर करना है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट बनाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया डैश सो बिजी एज मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया is so busy as Mumbai, are so busy as Mumbai, am so busy as Mumbai, was so busy as Mumbai। इसका मतलब इंडिया में बहुत ही कम स्टेट्स है जो मुंबई जितना बिजी हो, यानी मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपको करेक्ट वर्ब का फॉर्म इधर ढूंढना है। इस आएगा, आर आएगा, एम आएगा या वॉस आएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। ओके, तो करेक्ट एग्जाम्पल, करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर सो बिजी एज मुंबई। तो कैसे कैसे हो गया ये देखो, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, तो इंडिया नहीं है बिजी, बिजी क्या है? वेरी फ्यू सिटीज। तो अगेन इन इंडिया ये प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका क्या है? वेरी फ्यू सिटीज। वेरी फ्यू सिटीज के साथ आप यूज करोगे आर सो बिजी एज मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर सो बिजी एज मुंबई। ओके, इस नहीं आएगा, एम नहीं आएगा या वॉस भी नहीं आ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये एरर क्वेश्चन है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस है, इनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस पिक करना है। माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, माई सिस्टर इज एल्डर दैन आई, माई सिस्टर इज एल्डर दैन मी, माई सिस्टर इज द एल्डेस्ट टू मी। तो my sister is elder to me और my sister is elder than I, my sister is elder than me and my sister is the eldest to me, which is the correct sentence। सही सेंटेंस उठाना है आपको इसमें। the correct sentence is C। तो पहले ये रूल हम पढ़ते हैं। कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स है जो OR में एंड होता है, उनके बाद आप than नहीं बल्कि to देता है। तो जैसे कि इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रायर हो गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, एल्डर, इन वर्ड्स के बाद आपको दैन नहीं देना। बाकी सारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव दैन देते हैं, इनके साथ आपको यूज करना है टू। ओके, तो एग्जाम्पल, हरी इज इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज मैरिज वॉज प्रायर टू हिज फादर्स डेथ। प्रायर टू मतलब पहले, राइट। ही इज जूनियर टू, नहीं तो ही इज सीनियर टू संजय। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो एल्डर के साथ दैन वाले 2 ऑप्शंस गया और एल्डर के साथ टू आता है, तो टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, तो दिस इज करेक्ट। एंड एल्डेस्ट भी नहीं आ सकता, 2 लोगों के बीच में सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं आएगा। 2 के बीच में इट्स ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव के लिए हमें मिनिमम 3 की ज़रूरत है। तो माई सिस्टर इज एल्डर टू मी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ we are going to do the last question of the day। आज का फाइनल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। My friend dash to the temple now, his mother dash every day। My friend dash to the temple now, his mother dash every day। My friend goes to the temple now, his mother is going every day। First one, has gone, has, is going, goes, goes, has gone। ठीक है, अभी आप इस सेंटेंस में देखिएगा तो इसमें एक फैक्ट जो है टेम्पररी फैक्ट है, टेम्पररी, ठीक है। नाउ इस वक्त एक जो है एवरी डे है, ये परमानेंट फैक्ट। तो एक टेम्पररी बात एक्शन हो गया, एक परमानेंट। तो टेम्पररी एक्शन के साथ अभी इस वक्त हो रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, आप मुझे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। तो टेम्पररी एक्शन के साथ नॉर्मली हम देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड परमानेंट एक्शन के साथ हम देते हैं सिंपल प्रेजेंट।
तो यानी ये एवरीडे लगने से हम इसको रूटीन का एक्शन, यानी एक और वर्ड मैं क्लास में रोज़ यूज़ करती हूँ ना, दैट इज़ हैबिचुअल एक्शन भी कह सकती हूँ। और हैबिचुअल एक्शन के साथ भी आप क्या यूज़ करते हो, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हो। तो इस बात को इधर लिखा है, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी डू ऑल द टाइम, मतलब हम हर बार ही करते, एवरी टाइम करते, जैसे आपके सेंटेंस में उसकी माँ एवरी डे जाते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, टेम्पररी एक्शन जो कि अभी इस वक्त हो रहा है, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो एक्शन हर बारी बार बार होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा, पर जो एक्शन इस वक्त टेम्पररी कुछ समय के लिए चल रहा है उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें नाउ यूज़ किया है, दिस इज अ टेम्पररी एक्टिविटी, तो टेम्पररी एक्टिविटी है तो इसमें इज गोइंग आएगा। एवरी डे जो है ये परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन के साथ आप क्या लगाओगे, गोस लगाओगे। तो माई फ्रेंड इज गोइंग टू द टेम्पल नाउ एंड हिज मदर गोज एवरी डे। आई होप आज का सेशन ज़्यादा इंटरेक्शन हमारे हुआ नहीं, फिर भी आपको अच्छा लगा है और आपके लिए ये यूज़फुल रहा। तो फेस्टिवल सीजन है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपना जो प्रैक्टिस का सिलसिला है उससे बिना टूट के आगे लेके जाना है और बिल्कुल फोकस्ड रहना है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप अपनी शेड्यूलिंग आपको करना है, राइट। तो आपका जो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना, आई होप आप उस चीज़ को याद रखते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो साथ साथ ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये मेरा रेफरल कोड है, किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना है दिवाली के समय पे, मोस्ट वेलकम, आप ले सकते हैं। और गाइस थैंक यू एंड